जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो पिछले एक दो दिन से या 4-5 दिन से क्या ड्रामा चल रहा था देश भर में। लेकिन अब वो ड्रामा इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच चुका है और एक तरीके से आप कह सकते हो इंडियन गवर्नमेंट नुपुर शर्मा को लेकर जो फैसला लिया है, एक तरीके से भारत की इमेज को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जब तक ये देश भर में नौटंकी चल रहा था तब तक चलो ठीक है, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे भी पहले बहुत बार हुआ है और बहुत ही बार जो मुस्लिम पक्ष है वो विदाउट लॉजिक ही बात करते हैं। चलो ठीक है, लेकिन अब ये समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या हो गया था कतर, कुवैत जैसे छोटे छोटे देश जो एक तरीके से कह सकते हो भारत के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, उनके आगे झुकने की क्या ज़रूरत है। हाँ ठीक है, जो यूएई, सऊदी अरब वगैरह है, अगर उनके तरफ से कोई बयान आता तो चलो ठीक है, आप कह सकते हो नहीं भारत के लिए प्रॉब्लम था। और ये एक तरीके से ये जो विवाद भी हुआ है इसे जानबूझकर बढ़ाया गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और डिप्लोमेटिक एंगल के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। धर्म को लेकर ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सबको पता है इस देश में बहुत सारे पागल कुत्ते हैं, कौन किस नाम पर भड़क जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। और पहले आते हैं नुपुर शर्मा के ऊपर। देखिए, आप सबको पता होगा ज्ञानवापी के बाद कितना मजाक उड़ाया गया था भगवान शिव जी को लेकर और शिवलिंग को लेकर, और उसे किस किस चीज़ से कंपेयर भी किया गया था वो आप सब जानते हो और पूरी दुनिया जानता है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसे एक मंदिर को तोड़कर उसे बनाया गया था। एक तो इन लोगों को शर्म आना चाहिए था, पहले तो वो नहीं आई, फिर अजीब गरीब लॉजिक देखकर हमारी आस्था, हमारे धर्म का कितने मजाक उड़ाया वो भी आप सब जानते हो। वो भी हम सहे एक तरीके से सेकुलरिज्म के नाम पर या कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हो। लेकिन जब बार बार ऐसा हुआ तो उसका रिएक्शन आना था। नुपुर शर्मा ने जो बोला उसका दो एंगल है, या तो वो सही बोला या तो वो गलत बोला। और ये नुपुर शर्मा जो भी बोला है उनके हदीस में ऐसा लिखा हुआ है, अगर वो चीज़ बोलना गलत है तो फिर वो चीज़ हदीस से हटवा दो, लेकिन वो नहीं करेंगे, हदीस में वो चेंज नहीं करेंगे। अगर वो चीज़ हदीस में है तो फिर वो बोला है तो फिर वो गलत कैसे। और नुपुर शर्मा से पहले बहुत बार उनके जाकिर नाइक से लेकर और भी बहुत उनके धर्मगुरु वो चीज़ पर बोले हैं, तो फिर अगर सही चीज़ को बोलना गलत कैसे हुआ और उस चीज़ को लेकर नौटंकी करना ये कितना सही है। और इसके साथ साथ अगर ये चीज़ ठीक है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ये गलत हुआ है और नुपुर शर्मा को सज़ा होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं, तो फिर अब तक भगवान शिव जी को लेकर या फिर शिवलिंग को लेकर जितना मजाक उड़ाया गया था मेन स्ट्रीम मीडिया में, आप सबको पता होगा कौन कौन है, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ, तो उनके ऊपर सज़ा क्यों नहीं होना चाहिए? उनके ऊपर भी वही ब्लास्फेमी लगाकर उनके ऊपर भी सेम सज़ा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरा छूट है, आप जो चाहो बोल सकते हो, लेकिन सामने वाला अगर उस चीज़ का रिएक्शन दे तो आप विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो। और अब आते हैं कतर, कुवैत और बाकी देशों के ऊपर। देखिए, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि नहीं, अब भारत काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है और स्ट्रांगली जवाब भी दे रहा है। जयशंकर जी अब यूरोप विजिट पे गए थे, आप सबको पता होगा रशिया यूक्रेन मुद्दे को लेकर कितना वो बेबाक होकर यूरोपियन मीडिया के सामने बोले थे और एक तरीके से अमेरिका और यूरोप को ये बता दिया था कि भारत अपने हित के आगे बिल्कुल झुकेगा भी नहीं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, ये कतर, कुवैत जैसे ऐसे छोटे मोटे देशों के आगे उनके बातों को मानना पड़ रहा है और वो भारत के एम्बेसडर को समन कर रहे हैं और भारत अभी तक जवाब ही नहीं दे रहे। इतना ही नहीं, हमारे धर्म को लेकर भी वो बहुत मजाक उड़ाए हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, अगर उनके धर्म पर जो उनके किताब में लिखा है उसके ऊपर बोलना उनको गलत लग रहा है तो फिर उनको क्या हक है वो हमारे धर्म के ऊपर उल्टा सीधा बोले। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऐसा चुप क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पैसों के लिए या फिर इकोनॉमी के चलते आपने जो इज्जत है उसको दांव पे रख दो। भारत सरकार को इस चीज़ को काउंटर करना था, या तो अगर ये चीज़ गलत है तो फिर ये सारे चीज़ों को आपने हदीस से हटाओ। अगर वो नहीं हटा सकते हो तो फिर किस चीज़ से तुम मांग कर रहे हो कि वो जो बोला है वो गलत बोला है और उसको सजा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, भारत में तो 2-3 लाख मस्जिद है, लेकिन कतर, कुवैत, ये जो लोग अभी ईरान, उनके देश में कितना मंदिर है या फिर कितना चर्च है या फिर कितना बाकी देशों के लिए ये सारे सिस्टम बनाए हैं जो खुद कम्युनल है और एक तरीके से जिहादी माइंडसेट से ग्रसित है। और अभी तक जितना दिन तक उनके पास तेल है उतने दिन तक ये लोग उछलेंगे, बाकी तेल खत्म होने के बाद या फिर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज होने के बाद ये लोगों का हालत क्या होता है फिर से देखो। जैसे स्टोन एज में पहले थे, दूसरों को लूट कर खा रहे थे, उससे भी बदतर हालत ये सारे देशों को होगा। आप देखो चीन के आगे ये सारे देशों का बात करने की हिम्मत भी नहीं है। चीन इनका सही इलाज करता है, सिंजियांग में बहुत बार बोलता हूँ,
चीन इस मामले में बिल्कुल सही करता है और चीन ये सारे जिहादी देशों को जितना जवाब देता है, इनका हिम्मत भी नहीं होता है वहाँ मुंह खोलने के लिए। अब भारत सरकार ये सारे देशों को अब बात मानकर बहुत बड़ा गलती किया है। अब आगे देखो ये कैसे हमारी अंदरूनी पॉलिटिक्स में एक तरीके से आप कह सकते हो हस्तक्षेप करेंगे। अब आप कुछ भी करोगे ये लोग फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे, हम तेल नहीं देंगे या फिर जो लोग हैं उनको हम जॉब से निकाल दें। भाई निकाल दो, क्योंकि हमारी जो जॉब मिडिल ईस्ट में लोग करते हैं मैक्सिमम लोग स्किल्ड लेबर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो चलो अभी स्किल्ड लेबर भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की तरह लेबर लोग हम नहीं भेज रहे हैं वहाँ पर। अगर वो भेज भी देते हैं उनको प्रॉब्लम होगा। आप सबको पता होगा कोरोना के टाइम में यूएई ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया था कि आप जो यूएई के इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर है और वो लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं उनको आने दो। इस तरीके का उनको भी प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है कि हम उनसे खरीद रहे हैं, वो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल करने का हक उनके पास है। अगर हम उनके साथ तेल का डील नहीं करेंगे उतना नुकसान उनका भी होगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रूल है। क्योंकि अब अगर हम सीरियसली चाहे तो उनसे ऑयल वगैरह ना खरीद कर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप देखोगे कतर, कुवैत या फिर ईरान, उनके साथ हमारा ट्रेड कितना होता है, बहुत ही कम होता है ना। अब आप सबको याद होगा चार्ली हेब्डो के टाइम में फ्रांस को ये सारे बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ हिम्मत हुआ उनका फ्रांस के आगे कुछ करने के लिए? फ्रांस की गवर्नमेंट स्ट्रांगली खड़ा हुआ था जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अब भारत सरकार तो एक तरीके से आप कह सकते हो कुछ मौलाना या मौलवियों के धमकी से ही डर गया। ऐसे आप विश्वगुरु बनाओगे भारत को। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर वो चीज़ गलत है तो फिर तुम्हारे हदीसों से वो चीज़ हटाओ। अगर गलत नहीं है तो फिर ये आज़ादी सबको है। अगर तुम हमारे ऊपर सवाल उठा सकते हो, हमारी मजाक उड़ा सकते हो, तो फिर वो चीज़ सहने के लिए भी तुम्हें तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं है कि तुम पहले अटैक करोगे फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दोगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर सकते हैं? एक तो अब नुपुर शर्मा की जान के ऊपर खतरा है ही है। अब भारत सरकार ने जो किया है वो एक तरीके से कह सकते हो हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं और दूसरे देशों को हमें ब्लैकमेल करने का एक बड़ा अवसर दे दिए। अभी तो लग रहा है कि ये गवर्नमेंट बहुत ही कमज़ोर है। पिछले 5 साल इनका रूप कुछ अलग था, अब आखिर 5 साल में जो भी आता है इनको ब्लैकमेल करके चला जाता है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ। पता नहीं कुछ गलत बोल दूँ तो लोग भड़क जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये सही टाइम था जब 56 इंच का सीना दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन हम नहीं कर पाए। बाकी आप अगर कुछ इस मुद्दे पर सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।